हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भानु और आपके सामने लेके आया हूं नई वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सी टेट का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और उसके ऑनलाइन फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी के क्रम में हम लोग जो है सी टेट के ऊपर फोकस करते हुए एक नई वीडियो लेकर के आज आए हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों बुद्धि के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के परीक्षण किस प्रकार किए जाते हैं, बुद्धि को मापन किस प्रकार से किया जाता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल आज हम जो है बुद्धि की जो है परिभाषा और प्रकार और इसके साथ साथ जो है परीक्षण, इन 3 पॉइंट्स पर जो हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धि को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है, लेकिन जिसमें जो है कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। उसी के क्रम में एक परिभाषा जो है हमारी से एक फेमस परिभाषा में आती है, वो हमारी परिभाषा है वैसलर के द्वारा दी गई है दोस्तों। ये परिभाषा वैसलर महोदय के द्वारा कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा जो है वैसलर ने दी थी। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि वैसलर ने और कौन कौन सा जो है योगदान अपना बुद्धि के विषय में दिया है। तो आप जानेंगे कि परिभाषा में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया है। दोस्तों, इस परिभाषा में हमने देखा कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो दोस्तों, बुद्धि के अंदर एक सार्वजनिक क्षमता को बताया गया है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और समायोजन करता है। इन तीनों ही महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि होने से दोस्तों तात्पर्य है कि बुद्धि का स्तर विभिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होता है। तो जितना अधिक उच्च स्तर बुद्धि का होगा, ये तीनों ही क्रियाएं करने में व्यक्ति उतना ही सहज और सरल महसूस करेगा। अन्यथा की स्थिति में उसको इन चीज़ों को करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इन क्रियाओं को करने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बुद्धि की विशेषताएं भी देखेंगे कि बुद्धि में कौन कौन सी विशेषताएं निहित होती हैं। तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड, जानते हैं बुद्धि की विशेषताएं। दोस्तों, बुद्धि की विशेषताओं में प्रमुख विशेषताएं हमारी हैं, ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान जो है बुद्धि के द्वारा किया जाता है। तो बुद्धि का स्तर जितना ही अच्छा होगा, समस्या समाधान करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। उसके अलावा दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है कि वातावरण के साथ समायोजन। तो दोस्तों, वातावरण के साथ समायोजन के अलावा दोस्तों हम एक और पॉइंट देखेंगे कि जो हमारे उद्देश्य हैं, उद्देश्य पूर्ण करने में सहायक है। उद्देश्य पूर्ण करने में हमारी बुद्धि सहायक है। और निर्णय लेने की क्षमता। तो फ्रेंड्स, निर्णय लेने की क्षमता भी बुद्धि में निहित होती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है समस्या समाधान, वातावरण के साथ समायोजन, उद्देश्यपूर्ण करने में सहायक और निर्णय लेने की क्षमता,
इन सभी बिंदुओं को जो हमने लिखा है इसमें बुद्धि की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये उसकी विशेषता है दोस्तों। तो उसके अलावा दोस्तों हमने विशेषता तो जान ली है, लेकिन हम जानेंगे कि बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार तो दोस्तों में सबसे जो पहला नाम आता है वो है ईएल थार्नडाइक। तो दोस्तों इसको हमने अधिगम का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि ईएल थार्नडाइक जो है उन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है। उन्होंने सीखने के प्रमुख 3 नियम दिए हैं, उनके 5 गौड़ नियम भी हैं, और उन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। ये सब चीज़ें हमने जानी थी। लेकिन दोस्तों बुद्धि के प्रकार भी इन्होंने बताए हैं, और उसमें उन्होंने जो है 3 प्रकार की बुद्धियों को शामिल किया है, जिसमें उनका अमूर्त बुद्धि, एक कैटेगरी उन्होंने अमूर्त बुद्धि की बनाई है दोस्तों। तो अमूर्त बुद्धि में दोस्तों उन्होंने जो है उन्होंने 3 प्रकार लिख देते हैं यहाँ पे। 3 प्रकार की बुद्धि का उन्होंने जिक्र किया। उसमें जो है एक प्रकार की बुद्धि उन्होंने अमूर्त बुद्धि को बताया है कि अमूर्त बुद्धि एक बुद्धि का प्रकार है जिसमें अमूर्त विषयों पर चिंतन किया जाता है। अमूर्त विषयों पर चिंतन करने की क्षमता होती है। दोस्तों जो व्यक्ति अमूर्त बुद्धि रखते हैं, जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि का स्तर उच्च होता है, वो अमूर्त विषयों पर चिंतन करने की क्षमता उनमें अधिक होती है। जैसे आप देखेंगे कलाकार, कोई कलाकार है, लेखक है, पेंटर है, गणितज्ञ है, कहानीकार आदि। तो दोस्तों जिन व्यक्तियों की बुद्धि अमूर्त बुद्धि होती है उनमें जो है अमूर्त विषयों पर चिंतन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे कलाकार, लेखक, पेंटर, गणितज्ञ, कहानीकार आदि, ये सभी लोग अपनी बुद्धि में चिंतन के माध्यम से विभिन्न कलाओं को जन्म देते हैं। तो हम देखेंगे कि अमूर्त बुद्धि एक बुद्धि का प्रकार है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो दूसरा प्रकार उन्होंने बताया था वो मूर्त बुद्धि बताया था। मूर्त बुद्धि। तो दोस्तों मूर्त बुद्धि का क्या मतलब है? मूर्त बुद्धि ऐसी बुद्धि जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं को महत्व को समझता है। तो दोस्तों ऐसी बुद्धि जिसमें व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, अर्थात उन्हें उपयोगी बनाता है। तो दोस्तों ऐसी बुद्धि को रखने वाला व्यक्ति जो है वो जो ठोस वस्तुएं हैं जिन्हें वो देखता है आसपास, वो उनके महत्व को समझता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के उपयोग करता है। उपयोग के माध्यम से वो जीवनोपयोगी बनाता है ताकि वो व्यवहारिक रूप में काम आ सके। तो दोस्तों इस प्रकार की जो बुद्धि को व्यावहारिक भी इसलिए कहा जाता है, व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। तो दोस्तों जो मूर्त बुद्धि है उसे व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। तीसरा बुद्धि जो है दोस्तों सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में थार्नडाइक ने बताया कि ऐसी बुद्धि जिससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से, ठीक है ना, सही ढंग से व्यवहार कुशलता दिखाता है। सामाजिक संबंध बनाता है। सामाजिक बुद्धि में व्यक्ति जो है दूसरों के संपर्क में आता है, उनसे व्यवहार कुशलता रखता है और समाज में मिलजुल कर रहने के लिए
प्रेरित करता है। तो जो समाज में कुशल लोग हैं, सामाजिक कुशल लोग हैं, वो इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं और उनका जो है एक सोशल नेटवर्क अच्छा होता है, वो मिलनसार होते हैं, मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनका एक सामाजिक दायरा होता है। तो जिन व्यक्तियों में इस तरह के गुण पाए जाते हैं उनकी सामाजिक बुद्धि उच्च स्तर की होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से थार्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इसको आप याद रखेंगे, कई बार जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं या कौन कौन सी बुद्धि उन्होंने बताई है। ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बुद्धि लब्धि की चर्चा करेंगे। इसको हम इंटेलिजेंस कोसेंट कहते हैं, बुद्धि लब्धि को। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि इसको IQ बोलते हैं, IQ। तो दोस्तों IQ के माध्यम से हम बच्चे का बुद्धि स्तर मापते हैं कि बच्चे का जो है IQ क्या है और उसका बुद्धि स्तर क्या है। तो अगर हम इसके इतिहास को देखें दोस्तों, बुद्धि लब्धि के इतिहास को देखें, तो इसमें जो सर्वप्रथम बुद्धि मापन का सबसे पहला परीक्षण, बुद्धि मापन का सबसे पहला परीक्षण बिने साइमन ने 1905 में विकसित किया। बढ़ते हुए 1916 में टर्मैन ने इसे संशोधित किया दोस्तों, 1916 में टर्मैन ने इसे संशोधित किया। और जहां दोस्तों इनमें अंतर क्या था, जो बुद्धि परीक्षण पहला बिने साइमन ने दिया था और जो टर्मन ने उसको संशोधित किया, उसमें अंतर था मानसिक आयु का। मानसिक आयु जो है वो बिने साइमन का आधार था। तो दोस्तों बिने साइमन ने मानसिक आयु का आधार बना करके परीक्षण किया था, जबकि दोस्तों टर्मन ने मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धि लब्धि के माध्यम से मापन किया। तो दोस्तों मानसिक आयु के आधार पर बिने और साइमन ने अपना परीक्षण किया था, लेकिन टर्मन ने उसमें संशोधन किया 1916 में, और पहली बार जो है सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट लेके आए वो, कि बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उन्होंने जो बुद्धि लब्धि का जो मापन था वो इस प्रकार से किया था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो दोस्तों इसका जो है बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, इसको तैथिक आयु भी कह देते हैं दोस्तों। तैथिक आयु यानी जो उसके रियल में आयु है, यानी उसकी जो शारीरिक आयु है जिस हिसाब से, और उसके मानसिक आयु जो है उसका बटे में करके फिर गुणा में 100। तो दोस्तों मानसिक आयु जो है, मानसिक आयु को अगर इंग्लिश में करें मानसिक आयु, तो मानसिक आयु इक्वल टू मेंटल एज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और जो उसकी वास्तविक आयु है, उसको दोस्तों क्रोनोलॉजिकल एज। तो इंग्लिश में जो इसको सूत्र कुछ इस तरह से बन जाता है कि MA/CA/100। तो दोस्तों इसको भी आप याद रखेंगे, MA/CA/100। तो ये दोस्तों हमारा जो है IQ निकालने का फार्मूला है, बुद्धि लब्धि। 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में सीटेड रिपीटेड के आया है और आता रहता है,
चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल जहन में बिठा लें, दिमाग में रखें कि जो है इसकी शुरुआत जो है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने साइमन ने किया था 1905 में, फिर 1916 में इसमें संशोधन टर्मेन ने किया। टर्मेन ने जो है मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फार्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बुद्धि लब्धि तो निकालना सीख गए फार्मूले से, लेकिन बुद्धि लब्धि के अनुसार हम जो है बच्चों का एक वर्गीकरण भी करते हैं कि किस बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस स्तर के माने जाते हैं और उनको किस श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, जो 140 से ऊपर 140 या से ऊपर बच्चे जो है उनको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। अच्छा दोस्तों, 120 से 139 ये दोस्तों आईक्यू है। 120 से 139 को हम अति श्रेष्ठ, इसको दोस्तों आप जरूर से देख के जाएं एग्जाम में, क्योंकि कई बार बुद्धि लब्धि के स्तर आपको दे देगा इस तरह से, और उसके बाद आपको पहचानना होगा कि बच्चा किस जो है वर्ग में आ रहा है। तो 110 से लेकर के 119 ये दोस्तों श्रेष्ठ आता है, श्रेष्ठ। उसके बाद 90 से लेकर के 109 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90 से 109 ये औसत वाला बोला जाता है। औसत बुद्धि लब्धि का मतलब दोस्तों ये है कि अधिकतर लोगों में यही बुद्धि स्तर होता है। ये जो एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य बालक है, उसका बुद्धि लब्धि स्तर 90 से 109 के मध्य ही होता है। इसके ऊपर श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली बालकों की संख्या काफ़ी कम होती है। उसी प्रकार इसके नीचे की जो एक वर्गीकरण है उसमें भी बहुत ही कम बालक आते हैं। तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों 80 से 89। 80 से 89 में हमारा मंद बालक आता है, और 70 से 79 में जो है उसको सीमांत मंद बोलते हैं, सीमांत मंद। उसके बाद दोस्तों हमारा 60 से 69 इसको हम बोलते हैं मूढ़ बुद्धि। उसके बाद दोस्तों 20 से 59 तक हमारा जो है वो हीन बुद्धि का बालक आता है, हीन बुद्धि। और हमारा अंत में जो 20 या से नीचे जड़ बुद्धि। तो दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे, जड़ बुद्धि वाला ये सबसे नीचे है, ये मध्य में है, और 140 से ऊपर प्रतिभाशाली। तो दोस्तों ये आप कैटेगरी याद रखें, अपने जहन में जरूर रखें, अपने दिमाग में जरूर रखें कि एग्जाम में अगर आता है 4 ऑप्शन में तो आप उसको जरूर पहचान लें। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको बता दिया है, और आप इसको जो है प्रैक्टिस करें, याद करें। और कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि किस किस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस तरह के आए हैं। चलिए दोस्तों आगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि पर परीक्षण, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों बुद्धि पर परीक्षण किए हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा परीक्षण किया है और किस मनोवैज्ञानिक का परीक्षण किस नाम से जाना जाता है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारे इम्पोर्टेंट जो है सीटेट यूपीटेट के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, जिन मनोवैज्ञानिकों से जिस परीक्षण से हम उसको देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो पहला जो हमारा सर्वप्रथम है वो तो हम जानते हैं कि बिने और साइमन। दोस्तों बिने और साइमन ने जो है 1905 में अपना परीक्षण किया था। सर्वप्रथम परीक्षण था दोस्तों 1905 में जो है इन्होंने परीक्षण को विकसित किया था, और ये बुद्धि पर किया जाने वाला सर्वप्रथम परीक्षण था, विकसित किया था। और उन्होंने मानसिक आयु को आधार बनाया था दोस्तों। 1905 तक बुद्धि लब्धि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जैसे कि हमने भी पीछे पढ़ा है कि मानसिक आयु को उन्होंने आधार बनाया था। और दोस्तों उसके बाद जो है ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था।
व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, है ना दोस्तों। तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए हम जल्द से जल्द देखेंगे कि जो हमारे परीक्षा के लिए ज़रूरी है उसको देखें। उसके बाद दोस्तों हमारे एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है वेस्लर बुद्धि परीक्षण। दोस्तों वेस्लर ने भी बुद्धि परीक्षण किया था, उसको देखेंगे कि इन्होंने जो है दो नियम दिए थे दोस्तों इन्होंने। इसमें हम सीधा सा जान सकते हैं, एक वयस्क के लिए था, वयस्क के लिए, और एक था बच्चों के लिए। तो दोस्तों वयस्क के लिए जब इन्होंने दिया था तो उन्होंने 1939 में दिया था, और उसके बाद 1949 में उन्होंने बच्चों के लिए परीक्षण तैयार किया था। तो दो नियम इन्होंने दिए बुद्धि परीक्षण के, वयस्क के लिए और बच्चों के लिए दोस्तों। तो उसके बाद हम जो है ये भी देखने, इसमें एक और पॉइंट है कि 6 से 16 वर्ष। तो दोस्तों इन्होंने जब बच्चों के लिए परीक्षण किया था उसमें 6 से 16 वर्ष के बालकों को शामिल किया था, तो दोस्तों थर्ड है आपका जो है कैटल का बुद्धि परीक्षण था। कैटल का बुद्धि परीक्षण था, इसको हम कैटल का बुद्धि परीक्षण है जिसमें संस्कृत निष्पक्ष, इसको या प्रोबलिक मुक्त करके बोल दिया जाता है, संस्कृत निष्पक्ष या मुक्त परीक्षण इन्होंने किया था, और जिसमें इन्होंने अशाब्दिक परीक्षण था दोस्तों। तो हम इतना ही जानेंगे, बाकी आगे चल। उसके बाद दोस्तों हमारे चौथे मनोवैज्ञानिक हैं रेवेंस की जो है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जिन्होंने जो एक परीक्षण किया था बुद्धि का। तो दोस्तों इसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और लिख देगा रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। उसके बाद 4 ऑप्शंस दे देगा, व्यक्तित्व के मापन में, अभिप्रेरणा के मापन में, अधिगम के मापन में, या बुद्धि के मापन में। तो आप तुरंत इसको आंसर करेंगे कि बुद्धि के मापन में। तो इन्होंने 1938 में जो है अपना परीक्षण किया था, 1938 ईस्वी में। ये बुद्धि परीक्षण है, मैं लिखा देता हूँ क्योंकि चैप्टर तो बुद्धि वाला ही है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। ये 1938 में उन्होंने परीक्षण किया था, और 2 फॉर्म उन्होंने निकाले थे। 2 फॉर्म जैसे कि मैंने पीछे देखा था वेस्लर में, वैसे ही इसमें भी है। इन्होंने बच्चों के लिए एक अलग परीक्षण किया था बुद्धि का, और वयस्कों के लिए अलग किया था। तो उसका दोस्तों फिफ्थ हमारा है भारतीय प्रमुख बुद्धि परीक्षण। इसमें जो थोड़ा प्रमुख है मैं उनको लिख देता हूँ, डॉक्टर एम सी जोशी। उन्होंने 1960 में पहला बुद्धि परीक्षण किया था दोस्तों। उसके बाद डॉक्टर प्रयाग मेहता, जिन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण दोस्तों किया था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण इन्होंने 1962 में किया था दोस्तों। उसके बाद हमारे हैं डॉक्टर आर के टंडन। इन्होंने दोस्तों सामूहिक मानसिक योग्यता बुद्धि पर ही आधारित है दोस्तों। ये भी परीक्षण किया था 1971 में। उसके बाद दोस्तों जो हमारा एक और महत्वपूर्ण परीक्षण है वो डॉक्टर एस जलोटा, जिन्होंने मानसिक योग्यता परीक्षण किया था 1972 में। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम देख सकते हैं कुछ भारतीय महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण भी हैं, और कुल मिलाकर के हमने जो इस वीडियो में बुद्धि से संबंधित
जो परिभाषा थी, उनके प्रकार थे और बुद्धि परीक्षण थे, बुद्धि लब्धि थे, इन चीज़ों के बारे में जाना है, जो कि हमारा सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और क्वेश्चन इसमें से हर बार आता ही आता है। तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ के जाना है और इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने उसको डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया है। और फिर भी आपकी अगर कुछ राय हो, सलाह हो, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।